हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग टॉपिक पे पहुंचे हैं कैपिटल बजटिंग। ठीक है, कैपिटल बजटिंग क्या होता है ये पढ़ने से पहले मैंने आपको बताए हुए हैं। हम लोगों ने 3 डिसीजन पढ़े हैं। ठीक है, 3 में से दूसरे वाला जो डिसीजन था हमारा, वो था इन्वेस्टिंग डिसीजन। ठीक है, इन्वेस्टिंग में हम लोग क्या करते थे, जो पहले वाला डिसीजन था, इससे पहले फाइनेंसिंग था। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते थे, फंड्स को कलेक्ट करते थे। ठीक है, फंड्स को कलेक्ट करने के बाद दूसरे डिसीजन में हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्ट करने के अपने पास 2 वे हैं। एक तो है हमारा शॉर्ट टर्म, ठीक है, एक है हमारा लॉन्ग टर्म। अगर हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो वो हम लोग करेंगे करंट असेट्स में। करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट की गई हमारी क्या कहलाती है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन कहलाती है। अगर हम लॉन्ग टर्म में करेंगे तो वो करेंगे फिक्स असेट्स में, तो वो हमारा डिसीजन कहलाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यही हम लोगों ने पढ़ना है। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन क्या है हमारा, जब हम फिक्स सेट्स में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल बस्टिंग क्या है, कैपिटल बस्टिंग इज इवैल्यूएट टू दोज एक्सपेंडिचर डिसीजन। उन एक्सपेंडिचर डिसीजन का इवैल्यूएट करता है कैपिटल बस्टिंग, जिनका बेनिफिट आपको एक से अधिक वर्षों तक मिलेगा। कैपिटल बस्टिंग इज इवैल्यूएट टू दोज एक्सपेंडिचर डिसीजन। कैपिटल बस्टिंग जो किया जाता है उन एक्सपेंडिचर डिसीजन को इवैल्यूएट करने के लिए किया जाता है जिनका बेनिफिट जो है आपको एक से अधिक वर्षों तक मिलेगा। वो डिसीजन कौन से कहलाएंगे, वो कैपिटल बस्टिंग के अंतर्गत कहलाएंगे। ठीक है जी। फिर बात आई थी फाइनेंस की, के सोर्सेज की। ठीक है, सोर्सेज के मामले में हम लोगों ने पढ़ा था कि सोर्सेज में हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास इक्विटी हो सकता है, हम लोग प्रेफरेंस हो सकता है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या हो सकता है, डेट हो सकता है, हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग हो सकती है। ठीक है, ये हमारे क्या हो सकते हैं, सोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, सोर्सेज। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर बताया था। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया था कि टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, टोटल ऑफ ओनली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ओनली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या कहलाता था हमारा, कैपिटल स्ट्रक्चर। लीवरेज का मतलब आपको बताया था कि किन से शब्द से लेना है, डेट से लेना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। अब ये सारे के सारे सोर्सेज जो अपन ने उठाए हैं, ठीक है, इन सोर्सेज की हमें क्या पड़ती है, कुछ ना कुछ कॉस्ट पड़ती है। इन कॉस्ट का आपस में कंपैरिजन करके ही हम तो क्या करेंगे, फंड कलेक्ट करेंगे। फिर फंड कलेक्ट करके आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, इन्वेस्ट करने के आपके पास 2 वे हैं, मैंने बताया। एक आप करोगे फिक्स सेट्स में, तो वो कहलाएगा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। एक आपके पास है शॉर्ट टर्म के लिए, आप करोगे करंट सेट्स में, वो कहलाएगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। और वर्किंग कैपिटल में आपके पास क्या क्या हो सकता है, कैश एंड बैंक हो सकता है, डेटर बीआर हो सकते हैं, स्टॉक हो सकता है। अब जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि कैपिटल बस्टिंग कैसा डिसीजन है, तो आप लोग कहेंगे इरिवर्सेबल है। ठीक है, इसको फैक्टर कौन कौन से प्रभावित करते हैं, सबसे पहला एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट फैक्टर। ठीक है, प्री डिफाइंड डेट। अब ये क्या कहता है कि वो सारे के सारे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो जो आपकी प्री डिफाइंड डेट को पूरा करते हैं, जो आपकी प्री डिफाइंड डेट को पूरा करते हो, उन सारे के सारे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो और क्या बना लो, सीक्वेंस में लगा लो। सीक्वेंस में लगा लो, सीक्वेंस में लगाने के 1 बाय 1 इसको यूज करते जाओ। फिर आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होगा, अगर हेड आ गया तो टेल ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। इसके कहने का मतलब ये था कि चूज वन एंड अदर इज अ ड्रॉप। एक चूज कर ले तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। कैपिटल राशनिंग में क्या होता है, जब आप लिमिटेड फंड के द्वारा, आप लिमिटेड फंड के द्वारा प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने का प्रयास करते हैं, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं कैपिटल राशनिंग। रिस्क एनालिसिस हो गया। फिर आया इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो हम लोग देखेंगे इसमें अंदर। कैश आउटफ्लो का मतलब है वो पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है, इनफ्लो का मतलब है जो आपको उससे रिटर्न आई है। इन दोनों की कंपैरिजन करोगे। इस चैप्टर में हम लोग कैश इनफ्लो विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट शब्द की जगह हम लोग इस चैप्टर में ज्यादातर किसको यूज करेंगे, कैश इनफ्लो शब्द का हम यूज किया जाएगा। फिर आपको मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है। भैया डेप्रिसिएशन आपका निकलता है जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है, असेट्स को बाय करने की जो कॉस्ट है, ठीक है, उसमें से आप लोग लेस करते हैं स्क्रैप, बटा में करते हैं लाइफ ऑफ द असेट्स। ये आपका क्या आ जाता है, डेप्रिसिएशन आता है। अब ये जो डेप्रिसिएशन आता है आपका, ये स्ट्रेट लाइन मेथड वाला होता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है,
ठीक है, ये सारे के सारे जो आते हैं इस मेथड से आते हैं। ठीक है, अब आपको डेप्रिसिएशन पता ही है, स्ट्रेट लाइन से भी निकलता है, रिटन डाउन वैल्यू से भी निकलता है। डेप्रिसिएशन होता क्या है, ड्यू टू वेयर एंड टियर, एक्सपायरी ऑफ टाइम की वजह से। ठीक है, नॉन कैश और टैक्स सेविंग एक्सपेंसेस है, इसमें कैश बाहर नहीं जाता, नॉन कैश है ये। ठीक है, टैक्स सेविंग एक्सपेंसेस है ये हमारा। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें मेनली जो पढ़ने वाली है वो है हमारी अप्रोचेस। ठीक है, दो प्रकार की हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। मॉडर्न को डिस्काउंटेड भी कहते हैं, सोफिस्टिकेटेड भी कहते हैं। जो ट्रेडिशनल है वो आउटडेटेड है। ठीक है, आउटडेटेड का मतलब क्या है कि जो चलन से बाहर हो चुकी है। दोनों में डिफरेंस किस बात का, दोनों में डिफरेंस है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करने का। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करती, जो मॉडर्न अप्रोच है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करती है। अब इसमें तीन कौन कौन सी आती है, इसमें तीन आती है भैया, एक आता है पे बैक, एक आता है पोस्ट पे बैक, एक आता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इसमें तीन कौन कौन सी आती हैं, एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। पहला सवाल तो यही बनता है कि ट्रेडिशनल में कौन सी अप्रोच आती है और डिस्काउंटेड में कौन सी अप्रोच आती है। तो डिस्काउंटेड की जगह आपको ये शब्द जो मैंने ऊपर लिखा है सोफिस्टिकेटेड, ये लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं ट्रेडिशनल वाली इसमें डाल दो। सो सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न का मतलब क्या है, आज के ट्रेंडिंग की। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पे बैक पीरियड। देखो, पे बैक पीरियड को एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको सीधा कहूं कि जितने सालों में आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के पैसे पूरे हो जाएं, जितने सालों में आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के पैसे पूरे हो जाएं, वो पीरियड कहलाता है पे बैक पीरियड। इसका फॉर्मूला होता है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बटा में कांस्टेंट कैश इनफ्लो। पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है, वो पीरियड जितने वर्षों में या जितने सालों में आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाए, वो पीरियड कहलाता है पे बैक पीरियड। इसका फॉर्मूला होता है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बटा में कांस्टेंट कैश इनफ्लो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख रुपए लगाए ए प्रोजेक्ट में, बी प्रोजेक्ट में लगाए 12 लाख रुपए, तो इसकी रिटर्न आती है मेरे को 4 लाख रुपए साल की, इसकी आती है 6 लाख रुपए साल की। तो आपने देखा कि भैया ए प्रोजेक्ट में पैसे पूरे होते 2.5 साल में, बी प्रोजेक्ट में पैसे पूरे होते हैं 2 साल में। अब आपको जी ये कैसे हो गया, देखो 10 लाख को मैंने डिवाइड किया भैया 4 लाख से, तो ऑप्शन में आंसर आया मेरे पास 2.5, 2.5 ईयर। ठीक है, इधर आया 2 ईयर। तो आप लोग कहोगे कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, आप लोग कहोगे जी बी प्रोजेक्ट बेटर है, क्योंकि ये पैसे क्या करके दे रहा है, जल्दी करके दे रहा है। परंतु इसमें एक सबसे बड़ा नुकसानदायक बात क्या है, नुकसानदायक बात ये क्या है कि जब इसके पैसे पूरे हो गए, इसने अपना बोरी बिस्तर बांध लेना और दुकान बंद कर देनी है, यानी इसके बाद के आने वाले इनफ्लोज की तरफ ये ध्यान नहीं देता। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड है। पहली कमी तो इसमें यही है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ध्यान नहीं रखता। दूसरी बात क्या है कि जितने में इसके पैसे पूरे हो गए, उसके बाद के इनफ्लोज को ये ध्यान नहीं रखता। इसकी सबसे बड़ी कमी ये है। ठीक है जी, तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि कौन सा कैश इनफ्लो लेते हैं। हम लोग कैश इनफ्लो लेते हैं बच्चों, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। अब आपको जी ये क्या फंडा है, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। इसमें आप क्या करोगे, पहले डेप्रिसिएशन लेस करोगे, पहले डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे। ठीक है, फिर टैक्स वगैरह लग जाएगा, बाद में डेप्रिसिएशन क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन बन जाएगा। तो पे बैक की डेफिनेशन लिखी हुई है यहां पर, मैं पढ़ के बता देता हूं। कहता पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड इज द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट टू बी रिकवर्ड। भाई जितने वर्षों में आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकवर्ड हो जाए, पैसे पूरे कर दे, वो पीरियड कहलाता है पे बैक पीरियड। इसमें जो कैश फ्लो लेते हैं आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन लिया जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो गया होगा कि चल ये तो था जी कांस्टेंट कैश इनफ्लो, भाई कैश इनफ्लो साल का बंधा हुआ है, इतना ही आएगा। अगर हर साल अनइक्वल कैश इनफ्लो हो तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, अनइक्वल कैश इनफ्लो वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे। तो उसमें हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया इन्वेस्टमेंट 56,125, लाइफ मान ली सेट्स की 5 साल, कबाड़ की वैल्यू मान ली 3,000। तो आपको मैंने सिखाया था इन्वेस्टमेंट माइनस सालवेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू बटा में एस्टिमेटेड लाइफ है, तो डेप्रिसिएशन निकल के आता है। तो 56,125 माइनस 3/5 किया, तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई बच्चों 10,625। ये मैंने अपनी तरफ से प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ले लिया, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स एज्यूम कर लिया। ये प्रॉफिट जो है आफ्टर डेप्रिसिएशन है,
क्या है, आफ्टर डेप्रिसिएशन। परंतु आपको कौन सा चाहिए, आपको चाहिए बिफोर कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। इसमें से टैक्स भी कटा हुआ है, डेप्रिसिएशन भी कटा हुआ है। तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, सारे के सारे में डेप्रिसिएशन वापस जोड़ देंगे। डेप्रिसिएशन वापस जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक है, आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन बन गया। अब क्या करेंगे, अब पैसे पूरे करेंगे, कम्युलेटिव बनाएंगे, पहले वाला सेम रखेंगे, दूसरा जोड़ेंगे 30 बन गया, तीसरा जोड़ेंगे 48 बन गया। अब हमें पैसे पूरे करने हैं भैया 56,125, चौथे साल का जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 68, ज्यादा हो गए, हमें करने हैं 56,125 पूरे। देखो 56,125 पूरे करने में आपको 3 साल तो पूरे लगे। अब चौथे साल के 20,000 प्रॉफिट में से बाकी की राशि निकालनी है। ठीक है, आपके पास क्या है, देखो 56,125 आपकी इन्वेस्टमेंट थी, 48,000 पूरे हो चुके, बच गए 81,125 रुपए बच गए। अब इस 81,125 को आप लोग किस में से निकालोगे, आप निकालोगे 20,000 रुपए में से। महीने बनाने हैं तो 12 से गुणा कर देंगे, इसको 16 करोगे तो 5 महीने आएगा। तो आपके पैसे पूरे हुए अनइक्वल वाले में 3 साल 5 महीने। ये आपका क्या था, अनइक्वल क्लास जब आपको वो दे दिया जाए तब आपको ऐसे करना है। हाँ जी, पेबैक के बारे में कोई डाउट रहा हो तो कमेंट कर दीजिए। ओके, हाँ जी, उसके बाद हमारा ये वाला हो गया। अब एक चीज उल्टा भी हो सकता है, कहता अगर उल्टा चल दे, ठीक है, अगर कहता कि जो आपके पास प्रॉफिट था अगर उसको उल्टा लिख दें, जरूरी थोड़ा कि प्रॉफिट बढ़ते दर से हो सकता है, देखो यहाँ पे तो बढ़ता हुआ था, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रॉफिट घटता हुआ हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बी इज बेटर देन ए एज मिनिमम पे बैक पीरियड विल बी प्रेफर्ड, क्योंकि हम लोगों ने तो जितने जल्दी पैसे पूरे हो जाएंगे, ठीक है, जितने जल्दी पैसे पूरे हो जाएंगे वही प्रोजेक्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा पे बैक पीरियड के मुताबिक। अब असेट्स क्या होती है, असेट्स आपको सभी को पता है कि रिसोर्सेज होते हैं जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, और वो किसके कंट्रोल में होती है, एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल में होती है। अब आ गया पोस्ट पे बैक। अब पे बैक में कुछ कमियां थी, ठीक है, पे बैक की कमियों को दूर करने के लिए हम कौन सा मेथड लेके आए, पोस्ट पे बैक लेके आए, ठीक है, कौन सा लेके आए, पोस्ट पे बैक लेके आए। अब आपको जी ये क्या बला है, देखो ध्यान से देखना, अपन ने उसमें एक कमी बताई थी कि जैसे ही आपके पैसे पूरे उसके बाद के वो इनफ्लोज को ध्यान में नहीं रखता, परंतु ये ध्यान में रखता है। आपने लगाए 5 लाख रुपए, हर साल पैसे मिलते हैं 1 लाख रुपए, असेट्स की लाइफ है 10 साल, तो पे बैक पीरियड कितना हो गया बच्चों, 5 लाख रुपए 5 सालों में पूरे, इधर 8 लाख रुपए 4 सालों में पूरे। तो आप क्या कहोगे जी, बी प्रोजेक्ट इज बेटर, क्योंकि वो 4 साल में पैसे पूरे करके दे रहा है और ये 5 साल में पैसे पूरे करके दे रहा है, तो पे बैक पीरियड के मुताबिक बी प्रोजेक्ट बेटर है, ठीक है, क्योंकि वो 4 साल में और ये 5 साल में। तो पोस्ट पे बैक के मुताबिक क्या है, पोस्ट पे बैक में देखेंगे हम लोग कि देखो अगर मैं 1 साल 1 लाख का, सॉरी 1 लाख का 1 लाख रुपए 1 साल का कमाऊं तो 10 साल में कमाऊंगा 10 लाख रुपए, और मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी लगी है 5 लाख, तो मेरी अर्निंग आप लोग कह दोगे जी 5 लाख। अगर मैं 2 लाख रुपए 1 साल के कमाऊं तो 6 साल में आप कह दोगे जी 12 लाख रुपए कमा लोगे, और मेरी खर्चा कितना लगा है 8 लाख, तो मैंने डिफरेंस कितना आ गया 4 लाख। अब आप क्या कहोगे, क्या जी ये ए है ये बी है, कहता है पोस्ट पे बैक के मुताबिक तो ए प्रोजेक्ट बेटर है, परंतु बी पे बैक पीरियड के मुताबिक बी प्रोजेक्ट बेटर था। दोनों में पता चल गया फर्क, क्योंकि वो क्या था, लाइफ ऑफ द असेट्स को कंसीडर नहीं करता था, ये लाइफ ऑफ द असेट्स को कंसीडर करता है, ठीक है। पोस्ट पे बैक ये वाला ये मैंने समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें एआरआर, जिसको अकाउंटिंग या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोलते हो, अकाउंटिंग या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोलते हो। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ठीक है, बटा में एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन बाय में एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज प्रॉफिट तो आप सभी को पता है कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट निकलता है टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
बटा में नंबर ऑफ ईयर्स, ये क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपने एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालनी है। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस साल्वेज वैल्यू, साल्वेज वैल्यू को आप लोग स्क्रैप वैल्यू भी बोल सकते हैं, बटा में 2, ये एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गई। इसको ये बटा में मैं कर दूं यहां पर, ठीक है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगी, ARR निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब हम आपको को ये चीज ध्यान में रखनी है कि हम लोग कैपिटल बस्टिंग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, कैपिटल बस्टिंग चैप्टर पढ़ने का मकसद ये है कि इन निकाले गए ARR, पे बैक, जो भी चीजें अपन निकाल रहे हैं इनके थ्रू, इनके बिहाफ पर अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है। तो ARR के माध्यम से आप लोग प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कैसे करोगे, जिस प्रोजेक्ट की, मान लो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट आपके पास है, जिस प्रोजेक्ट की ARR क्या होगी, पॉजिटिव और हाईएस्ट होगी, उस प्रोजेक्ट को तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, दूसरे को क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। तो उसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन बाय में एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको, एवरेज इन्वेस्टमेंट आपको बता दी कैसे निकलेगी, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस साल्वेज वैल्यू बटा में 2। कहता है इट इज मेजर्ड अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट, ठीक है, नोट कैश इनफ्लो, हाईएस्ट ARR विल बी प्रेफर्ड, जिस प्रोजेक्ट की ARR क्या होगी, हायर होगी, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है जी, फिर आते हैं डिस्काउंटेड मेथड। अब आपने 3 पढ़ लिए, 3 में कौन सा पहला पढ़ा, पे बैक। पे बैक का मतलब क्या था कि जितने सालों में आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकवर्ड हो जाए, प्राप्त हो जाए, वो पे बैक। पोस्ट पे बैक में क्या पढ़ा, जो कमी पे बैक में थी कि लाइफ ऑफ द एसेट्स को कंसीडर नहीं करता था, इसने किया। अपन ने देखा कि पे बैक के मुताबिक कोई और प्रोजेक्ट बेटर है, पे बैक, पोस्ट पे बैक के मुताबिक कोई और बेटर है। फिर अपन ने पढ़ा ARR, जिसका नाम अकाउंटिंग या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है। अब ये निकलता कैसे है, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन बाय में एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है, इसको मेजर किया जाएगा प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, कैश इनफ्लो के अकॉर्डिंग मेजर नहीं किया जाएगा। हाईएस्ट ARR विल भी क्या किया जाएगा, प्रेफर किया जाएगा, जिस प्रोजेक्ट की ARR ज्यादा होगी उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है जी, तो उसके बाद आ गए हमारे डिस्काउंटेड मेथड। डिस्काउंटेड में 3 आए थे, एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और IRR। डिस्काउंटेड मेथड को हम लोग सोफिस्टिकेटेड मेथड भी बोलते हैं, इसको मॉडर्न भी बोला जाता है। ये वाला मेथड क्या, सबसे खास बात क्या है इसकी, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या रखता है, कंसीडर करता है। ठीक है, इट दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, 3 मेथड है, एनपीवी, एक सेकंड होल्ड करना, खोल लेता हूं इसे। हाँ जी, एनपीवी में क्या आपने ध्यान रखना है, फॉर्मूला इसका ध्यान रखना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस करना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ठीक है, जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या होगी, पॉजिटिव और हायर होगी, उस प्रोजेक्ट को क्या कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। जो पैसा लगाया है उसकी आज की वैल्यू, जो आप प्राप्त कर रहे हो उसकी आज की वैल्यू, दोनों को कंपैरिजन करेंगे, जिसकी एनपीवी बेटर होगी, हाईएस्ट होगी और पॉजिटिव होगी, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, दूसरे को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर कहता है वर्किंग कैपिटल गिवन हो तो इसको स्क्रैप वैल्यू मानना है। इसकी 2 ट्रीटमेंट करनी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देना, दूसरी बात लास्ट ईयर के कैश इनफ्लो में ऐड कर देना। अगर आपके पास सवाल में कैश वर्किंग कैपिटल गिवन हो तो उसको स्क्रैप वैल्यू मानना है, स्क्रैप वैल्यू मानकर एक बार तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देना है, दूसरा लास्ट ईयर के कैश इनफ्लो में ऐड कर देना है। ठीक है जी, अब यहां पर आपके सामने एक चीज है कि एबीसी 3 प्रोजेक्ट है। अब आपके सामने देखो, सिंपल सी बात है, ये 200 वाला बेटर होगा क्योंकि ज्यादा है, सी को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या है, नेगेटिव है, जितना ज्यादा बड़ा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा छोटा।
ठीक है, तो किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। देखो एनपीवी में आपने किया इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इसमें इनफ्लो बाय आउटफ्लो करेंगे, उसमें इनफ्लो बाय आउटफ्लो किया, इसमें इनफ्लो बाय आउटफ्लो करेंगे, उसमें माइनस किया, इसमें बाय करेंगे। और डिसीजन क्या लेंगे इस बिहाफ पर, अगर पीआई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक चीज देखो, जहां पर पीआई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी वहां एनपीवी भी पॉजिटिव होगा। एनपीवी पॉजिटिव क्यों होगा, अगर आपको पता है कि एनपीवी में 1 की वैल्यू कब आएगी, 1 से ज्यादा वैल्यू कब आएगी, जब आपका न्यूमरेटर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। मैं कहूं 5/3 तो आप कहोगे जी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी ऊपर वाली रकम ज्यादा है नीचे वाली से, तभी आपकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। ठीक है, अगर इनफ्लो ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली एनपीवी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर लेस देन 1 आती है वैल्यू तो रिजेक्ट कर देंगे हम लोग, क्योंकि एनपीवी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। खास बात आप लोगों ने क्या ध्यान रखनी है, एनपीवी आपका एब्सोल्यूट मेजर है और पीआई आपका क्या है, रिलेटिव मेजर है। अब रिलेटिव मेजर वो मेजर होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि जिसको आप लोग परसेंटेज या रेशियो में मेजर करते हैं वो आपका रिलेटिव मेजर होता है। पूरी अमाउंट में आप मेजर करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मेजर बोलते हैं। तीसरा आपका आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब आईआरआर मेथड को हम लोग ट्रायल एंड एरर भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक वो मेथड है जिसमें डिस्काउंट रेट गिवन नहीं होती। आपको ध्यान में रखना है, सवाल आता है पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज नॉट गिवन द डिस्काउंट रेट, किस मेथड में डिस्काउंट रेट गिवन नहीं होती, तो आप लोग कहोगे डिस्काउंट रेट गिवन नहीं होती आईआरआर मेथड में। ठीक है, आईआरआर मेथड वो मेथड होता है जो इक्वेट कर देता है, बराबर कर देता है इनफ्लो और आउटफ्लो को। आईआरआर मेथड वो मेथड होता है जो इनफ्लो और आउटफ्लो को क्या कर देता है, बराबर कर देता है। ठीक है, बराबर कर देता है। अब एक चीज छोटी सी सोचो, जहां पर ये इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होंगे भैया वहां पे एनपीवी क्या होगी, एनपीवी भी 0 होगी। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट विच इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, जहां पर एनपीवी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आईआरआर मेथड वो मेथड है जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के साथ क्या कर देता है, बराबर कर देता है, और वहां पर एनपीवी क्या होगी, 0 होगी। और ये वो मेथड है जहां पर डिस्काउंट रेट गिवन नहीं होती। तो इसमें खास बात क्या है याद रखने वाली, इसके नाम है, कौन कौन से नाम है, इसको टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अब इसमें डिसीजन कैसे लेंगे, अगर रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो एक्सेप्ट कर लेंगे, रिटर्न इज लेस देन केई तो रिजेक्ट कर देंगे प्रपोजल। ठीक है, हाँ जी, ये थे हमारे मेथड। इसका फॉर्मूला आप लोगों ने ध्यान रखना है, आईआरआर निकलेगी लोअर डिस्काउंट रेट प्लस P1 माइनस P0 बाय में P1 माइनस P2 इनटू में एचडीआर माइनस एलडीआर। एलडीआर का मतलब है लोअर डिस्काउंट रेट, एचडीआर का मतलब हायर डिस्काउंट रेट, P1 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर डिस्काउंट रेट, P2 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर डिस्काउंट रेट, P0 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, इसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा कैपिटल बस्टिंग, जिसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं। ठीक है, मेनली इसमें हम लोग हमारे पास पढ़ने वाले हैं हाँ जी, इसमें मेनली हमारे पढ़ने वाले हैं मेथड्स। ठीक है, मेथड में हम लोगों ने पढ़े ट्रेडिशनल, ठीक है, दूसरी तरफ आए हमारे मॉडल। ठीक है, ट्रेडिशनल में हम लोगों ने पढ़ा पे बैक, दूसरा पढ़ा पोस्ट पे बैक, ठीक है, तीसरा भैया हम लोगों ने पढ़ा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इधर तीन पढ़े एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तीसरा पढ़ा आईआरआर। ठीक है, पे बैक पीरियड में आप लोगों ने पढ़ा कि जितने सालों में आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पैसे पूरे कर दे वो पीरियड पे बैक पीरियड कहलाता है। ठीक है, पे बैक पीरियड में कमी क्या थी कि ये लाइफ ऑफ द असेट्स को कंसीडर नहीं करता था। फिर अपन ने पोस्ट पे बैक पढ़ा जो लाइफ ऑफ असेट्स को कंसीडर करता था। अपन ने देखा कि पे बैक के मुताबिक कोई और प्रोजेक्ट बेटर है, परंतु पोस्ट पे बैक के मुताबिक कोई और प्रोजेक्ट
बेटर है। फिर अपन ने पढ़ा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें अपन ने पढ़ा कि एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन बाय में एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज प्रॉफिट आप सभी को पता है कि टोटल प्रॉफिट बटा में नंबर ऑफ ईयर्स करके निकालो तो एवरेज आ जाता है। फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट आपको बताई, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस साल्वेज वैल्यू बटा में 2, ये एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गई, इसमें अपन ने पुट अप कर दिया। ठीक है, अरे खास बात क्या ध्यान रखनी थी, पे बैक पीरियड में हम लोग जो कैश इन फ्लो लेते थे वो लेते थे आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। टैक्स तो घटा दो परंतु डेप्रिसिएशन वापस ऐड कर दो, ऐसा था। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा एनपीवी। एनपीवी का वो मेथड था जो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करता था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। उस प्रोजेक्ट को हम लोग एक्सेप्ट करते थे जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव और हाई होती थी। ठीक है जी, फिर हमारे पास आया पीआई, इनफ्लो बाय आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो बाय आउटफ्लो हम लोगों ने क्या कर लिया, इसका मेथड था। ठीक है, फिर उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जब पीआई ग्रेटर देन 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पे एनपीवी भी पॉजिटिव हो गई और उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जब एनपीवी सॉरी पीआई क्या है लेस देन 1 आ जाए, वहां पे एनपीवी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। फिर आया आईआरआर मेथड। आईआरआर को हम लोगों ने ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोला। इसके काफी सारे नाम है, टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है, यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये काफी सारे नाम है आईआरआर के। ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। इस मेथड की खास बात क्या है कि इसमें डिस्काउंट जो रेट होती है वो गिवन नहीं होती, वो क्या नहीं होती, वो गिवन नहीं होती। ठीक है जी, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ लिया। ये वो तीनों मेथड है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, ये वो तीन मेथड है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते। ठीक है जी,